ये है हमारी संधि का तीसरा पार्ट, जिसमें आज हम करेंगे विसर्ग संधि। इससे पहले हमने की सर्ग संधि, व्यंजन संधि। आज हम करने जा रहे हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा देखते हैं। विसर्ग जो ये दो आपके सामने है, जो दो डॉट लगे हुए हैं, उनको विसर्ग कहा जाता है। तो विसर्ग के बाद अगर स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, यानी विसर्ग में जो परिवर्तन आ जाता है, जो शब्द विसर्ग के कारण जो शब्दों में परिवर्तन आ जाता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि मनः, जो विसर्ग होता है उसका जो साउंड होता है, उसकी जो आवाज़ होती है वो है की होती है, तो इसको हम मन नहीं बोलेंगे, इसे हम मनः बोलेंगे। मनः प्लस अनुकूल। अब देखिए मनः प्लस अनुकूल क्या बना, मनो अनुकूल, यानी कि उसमें से विसर्ग है वो लुप्त हो गया और विसर्ग के कारण जो शब्द है उसमें परिवर्तन आ गया, इसलिए इसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। तो अब हम विसर्ग संधि के भी कुछ नियम होते हैं, उन्हीं नियमों को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए नियम नंबर 1, विसर्ग से पहले यदि अ और बाद में भी अ अथवा वर्गों के तीसरे चौथे पंचवें पांचवें वर्ण अथवा य र ल व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अब देखिए ए कैसे, मन है, न में क्या है, है, ए स्वर है, प्लस अनुकूल, अनुकूल में भी ए है, तो अब इसका क्या हो गया, ओ हो गया, जो विसर्ग है उसका। मनो, मनो नुकूल, ए लुप्त हो गया। ठीक है, अब इसमें अध प्लस गति, अब इधर अध में ए है और गति क्या हो गया, अधोगति, यानी यहाँ पर व्यंजन आ गया एक तरफ और एक तरफ हमारा ए है, स्वर है, तो वो क्या बन गया, अधोगति। इस प्रकार से इसमें परिवर्तन आता रहेगा। अब इसी प्रकार देखिए मन है प्लस बल, मनोबल। अब ग है और जो ब है वो क्या है, वो वर्ग का तीसरा है, तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण है। अगर ऐसा आ जाता है या फिर ए के साथ य ल आ जाता है तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। ये है हमारा विसर्ग संधि का नियम नंबर 1, यानी कि हमें याद रखना है इस नियम को। जब विसर्ग है वो ओ में कब परिवर्तित होगा, जब ए और बाद में भी ए हो, और या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या फिर य र ल व हो, तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए ये है हमारी विसर्ग संधि का नियम नंबर 2। इसमें क्या कहते हैं कि विसर्ग से पहले, विसर्ग याद रखिएगा नियम को, विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और बाद में कोई भी स्वर हो, यानी कि बाद में तो ए आ भी हो सकता है और बाकी स्वर भी हो सकते हैं, या फिर विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या फिर य र ल व है हो, इनमें से कोई भी हो तो विसर्ग का र या र हो जाता है, यानी जो विसर्ग है वो किस में चेंज हो जाएगा, या तो र में हो जाएगा या आधे र में हो जाएगा, यानी स्वर रहित र में। जैसे कि नी प्लस आहार। अब नी में देखिए ई है, अ नहीं है, तो इधर आ है, क्या बना, निरा आहार। नी प्लस आशा, अब नी में ए नहीं है ना ही आ है, ई है, तो क्या बन गया, नी राशा। अब नी प्लस धन क्या बन गया, नी र धन, यानी कि आधे र में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार से इस नियम को याद रखना है कि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर, यानी ए और आ नहीं आएगा, उससे छोड़कर बाकी कोई भी स्वर हो, तो बाद में भी कोई भी स्वर हो, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या फिर य र ल व है हो, तो विसर्ग में विसर्ग र का र बन जाएगा। अब देखिए ये है हमारी विसर्ग संधि का नियम नंबर 3। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में, अब विसर्ग से पहले, विसर्ग का ध्यान रखना है, जो ये डॉट है, ठीक है, इससे पहले कोई भी स्वर हो और बाद में क्या हो, उस स्वर के बाद में हमें मिलना चाहिए च, छ या श, तो विसर्ग है वो श में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए उदाहरण देखिए, नी प्लस चल। अब नी से पहले ई का ई आ रहा है, न
प्लस ई, यानी कि ई आ रहा है, ई स्वर आ रहा है, और बाद में है च यानी कि चल। तो जो इसमें विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो गया, वो श में परिवर्तित हो गया। अब निश्चल, ठीक है। इसी प्रकार से न प्लस ई हो गया और यहाँ हो गया चल, क्या बना, निश्चल। अब दु प्लस शासन, क्या बना, दुशासन। अब यहाँ देखिए जो भी है श आधा है और सभी में श आधा है, क्योंकि जो विसर्ग है वो ह उसमें है पूरा नहीं होता, जो है का साउंड आता है उसमें आधा होता है, इसलिए इसमें ये स्वर आधे ही आए हैं। अगर इसके सामने कोई स्वर होता, क्योंकि इधर तो व्यंजन है वो पूरे हैं, अगर इसके सामने कोई स्वर होता तो स्वर मिलकर पूरा व्यंजन बन सकता था। अब अगला नियम क्या कहता है, ये देखिए, विसर्ग के बाद यदि त या श, त या स हो तो विसर्ग स बन जाता है। अब यहाँ स है वो भी आधा बनेगा, इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है। अब क्या कहता है कि विसर्ग के बाद यदि त या स हो, अब नियम देखिए, नमः, नमः प्लस ते, नमस्ते। अब विसर्ग किसमें परिवर्तित हो गया, आधे स में। नी प्लस संतान, नी संतान, ठीक है। दु प्लस साहस, दु साहस। अब इसमें क्या है कि जो विसर्ग है उसके बाद एक में ते तय है, एक में स है और एक में स है। तो इस प्रकार से इस नियम को याद करना होगा। अब विसर्ग संधि का अगला नियम क्या कहता है, देखिए, विसर्ग से पहले ई, उ और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाएगा। अब श है वो भी आधा रहेगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि जो विसर्ग होता है वो आधा ह माना जाता है, यानी कि स्वर रहित ह। विसर्ग से पहले, अब विसर्ग से पहले या तो ई होना चाहिए और या उ होना चाहिए, और उसके बाद में याद रखिएगा, उसके बाद में पहले ई या उ होना चाहिए, उसके बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से भी कोई वर्ण होना चाहिए। इनका आपस में मेल होगा तो उसका श हो जाएगा। देखिए, नी प्लस कलंक, अब नी में क्या है, ई है और इधर क्या है, क है, तो उन दोनों का मेल हुआ तो क्या बना, निष्कलंक। चतुः प्लस पाद, क्या बना, चतुष्पाद। अब देखिए, चतुः में क्या है, ऊ है और इधर पै है, ठीक है। अब इसमें नी प्लस फल, अब नी इसमें ई है और इधर फ है, तो क्या बना, निष्फल। ये इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद भी इसी प्रकार से होगा और इसकी संधि भी इसी प्रकार से की जाएगी। अगर हमें नियम याद रहेंगे तो संधि विच्छेद करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए, संधि का अगला नियम क्या कहता है कि यदि विसर्ग के बाद र आए, अब नी रोग, उदाहरण को साथ रख के देखा करिए, रोग में र आया है तो वहां पर विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग का लोप होना गुम होना, गायब होना, कि वहां विसर्ग है वो गायब हो जाएगा, किसी में भी परिवर्तित नहीं होगा, बस बीच में से हट जाएगा, ठीक है। तो उसे विसर्ग का पहला दीर्घ पहला स्वर दीर्घ हो जाता है। दीर्घ कैसे, देखिए, बड़ी ई की मात्रा, यानी कि जहां छोटी है वो बड़ी में परिवर्तित हो गई है। नी प्लस रोग, नी रोग, ठीक है। नी प्लस रज, नीरज। इसी प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। इसी का नियम नंबर 2 है कि यदि विसर्ग से के पहले अ या आ हो, विसर्ग से पहले अ, अब त में हलंत लगाकर प्लस अ करते, वर्ण विच्छेद करते, तो विसर्ग से पहले अ आ रहा है, ठीक है, या आ हो, तो विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि अगर अ और आ आए और उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए तो जो विसर्ग है वो फिर भी लुप्त हो जाएगा, यानी बीच में से गायब हो जाएगा। जैसे अतः प्लस एव, अब अतः में अ है और इधर ए है, दोनों तरफ स्वर है, तो क्या बना, अतेव। ततः प्लस एव, क्या बना, ततेव। अब इसी प्रकार से हमारा जो आखिरी नियम है विसर्ग संधि का वो है, यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल क, ख, प, फ से हो तो विसर्ग नहीं बदलता, यानी कि विसर्ग वहीं बना रहेगा, एक में लुप्त हो जाता है और एक में बदलता नहीं है।
ध्यान रखना है कि यदि विसर्ग से पहले क्या हो, अ हो, और विसर्ग का मेल इन्हीं जो आपके सामने हैं 4 वर्णों से हो, ठीक है, तो उसमें विसर्ग बदलेगा नहीं। जैसे अतः करण, अंतः करण, प्रातः काल, प्रातः काल, अधः पतन, अधः पतन, पय पान, पय पान। अब इधर देखिए, इधर सब में जो स्वर सहित व्यंजन है यानी कि उनमें सब में ए शामिल है, और इधर जो वर्ण है वो है क, ख, प, फ। इस प्रकार से ये है विसर्ग संधि, जिसमें जो विसर्ग है वो ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा, ना तो वो लुप्त होगा ना ही किसी शब्द में परिवर्तित होगा। इस प्रकार से ये विसर्ग संधि भी हमारी आज समाप्त होती है, और हमारा जो संधि का जो विषय है वो आज पूरा हो गया है। और आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आएंगे। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक संधि को नहीं समझ पाएंगे। संधि को समझने के लिए उसका अभ्यास करना अति आवश्यक है। नियम रटे नहीं जाते, नियमों को आप रट नहीं सकते, लेकिन नियम लागू कैसे हो रहे हैं वो आप अभ्यास कर कर उसे सीख सकते हैं, और जब आप उसे अभ्यास कर कर सीखेंगे तो वो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। धन्यवाद।